स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है हिसाब बराबर। जब मेरी बेटी ने उस दोपहर मुझसे कहा कि अब आप इस घर से चली जाइए, तो मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है। उसे क्या पता था, जो वह सोच भी नहीं सकती थी, कि मैंने पहले ही एक ऐसा फ़ोन कॉल कर लिया था जो सब कुछ बदलने वाला था। मेरा नाम सविता शर्मा है। मेरी उम्र 58 साल है। मैं गुड़गांव की एक सेवानिवृत्त अध्यापिका हूँ। 9 साल पहले मेरे पति राजीव का देहांत हो गया। मैं वह माँ हूँ जो यह मानती रही कि कुर्बानी ही मातृत्व की भाषा है। मैं समझती थी कि सहयोग कहाँ ख़त्म होता है और लाड़ प्यार कहाँ शुरू होता है। बहुत सी बातें गलत समझी, लेकिन एक बात पर सही थी। कभी कभी जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा खून पसीना बहाते हैं, वही उसे अपना हक मान बैठते हैं। यह सब एक मंगलवार से शुरू हुआ। मार्च का महीना था। सुबह के 11:15 मैं चाय ख़त्म कर अखबार का संपादकीय पढ़ रही थी। तभी मोबाइल चमका। नाम उभरा, प्रिया, मेरी पहली संतान। उसके नाम पर आज भी दिल धड़कना छोड़ देता है। माँ, आप आ सकती हैं? हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ ज़रा ज़्यादा ही सहज थी। सब ठीक तो है? मैंने पूछा। हाँ हाँ, सब ठीक है, उसने बहुत जल्दी कहा। बस आप आ जाइए, हम घर पर हैं। सुशांत लोग सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। मैं निकल पड़ी। हालांकि घुटनों में दर्द की शिकायत थी। गाड़ी चलाते चलाते खुद को कहानियाँ सुनाती रही। शायद रोहित, उसका पति, उसको स्थायी नौकरी का ऑफ़र मिल गया हो। शायद अब वे ईएमआई अपने नाम से भरने को तैयार हों। शायद वे बिजली पानी या माली का बिल अपने जिम्मे लेने वाले हों। 4 बेडरूम वाला फ्लोर बाहर से चमक रहा था। क्रीम रंग की पेंटिंग, प्रिया की पसंद। पैसे मैंने दिए। सजी हुई कार, मॉड्यूलर किचन, चिमनी से लेकर फ्रिज तक मैंने खरीदा। जब छत टपकी, ठेकेदार को मैंने पैसे दिए। जब आरव ने 7वें जन्मदिन पर साइकिल मांगी, हेलमेट और घुटना कवच मैंने खरीदा। जब अनाया प्ले स्कूल गई, उसकी फ़ीस मैंने भरी। मैंने घंटी बजाई। प्रिया हमेशा कहती है कि चाबी इस्तेमाल करूं, पर डीड पर मेरा नाम होने के बावजूद मैं उसकी सीमा का सम्मान करती हूं। दरवाज़ा रोहित ने खोला। आमतौर पर वह गर्मजोशी से मिलता था, आज नज़रें नहीं मिला पा रहा था। आइए माँ, उसने कहा। प्रिया अंदर है। प्रिया लिविंग रूम के सोफ़े पर बैठी थी, वही महंगा सोफ़ा जो मैंने खरीद कर दिया था। उसके हाथ कसकर आपस में जकड़े हुए थे। बच्चे कहाँ हैं? मैंने पूछा। ऊपर खेल रहे हैं, उसने कहा। मैंने खिड़की के पास वाली कुर्सी पर जगह ली। प्रिया ने गहरी सांस ली। माँ, हमें घर के बारे में बात करनी है। वह शब्द हमेशा हमारे बीच मंडराता रहता था। घर। मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैंने सोचा है कि अब धीरे धीरे ईएमआई आप लोग संभाल सकते हो। शायद इस महीने बिजली और इंटरनेट आप भर दो, फिर अगले महीने माली, वो हम नहीं चाहते, उसने बीच में कहा। उस समय मेरे दिल पर पत्थर सा गिरा। रोहित आकर उसके पास बैठ गया। हमें लगता है कि मौजूदा इंतज़ाम किसी के लिए अच्छा नहीं है, प्रिया बोली। अजीब लगता है जब हमारी माँ ही घर की मालिक हो। हमें ऐसा लगता है जैसे हम किराएदार हैं। यह स्वस्थ नहीं है। मैं चुप रही। तो हमने तय किया है, उसने कहा। आपको प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, पूरी तरह। गिफ्ट डीड। आपको अब ईएमआई भरने की ज़रूरत नहीं, बस घर हमारे हवाले कर दीजिए और पीछे हट जाइए। कमरे की हवा भारी हो गई। माफ़ करना, मैंने धीरे से कहा। तुम चाहती हो कि मैं 1 करोड़ का घर? माँ, इसे पैसों की नज़र से मत देखो, उसने काटते हुए कहा। यह हमारी इज्जत का मामला है। हम अपना घर चाहते हैं, उधार का नहीं। आप वैसे भी ईएमआई भर रही हो, तो बस रुक जाइए। आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, मैंने कहा। मैं अपनी एकमात्र संपत्ति खो दूंगी। मैंने पीएफ तोड़ दिया, अपने मकान पर लोन लिया, नानी के गहने बेचे। यह घर ही मेरी सुरक्षा है। आपके पास पेंशन है, अपना मकान है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं, प्रिया बोली। रोहित धीरे से बोला। गिफ्ट डीड से सब आसान हो जाएगा। टैक्स, स्कूल फॉर्म, और हम आपके लिए थोड़ा बहुत हर महीने अलग भी रख सकते हैं। माँ, नॉट हार्टलेस,
वही शब्द मेरे कानों में चुभ गए। प्रिया, मैंने कहा, जब तुम और रोहित लोन नहीं ले पाए तब कौन आगे आया? मैंने धन्यवाद नहीं मांगा, लेकिन इज्जत की उम्मीद थी। जो तुम मांग रही हो वह इज्जत नहीं है, यह चोरी है। उसका चेहरा कठोर हो गया। ड्रामे मत कीजिए। मैं हंसी, कड़वी हंसी। ड्रामा? मैंने 3 साल में करीब 72 लाख रुपए चुका दिए। 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट, छत की मरम्मत, फर्नीचर, पेंटिंग। क्या तुम जानती हो कितनी बार मैंने सस्ती सब्जी खरीदी ताकि तुम्हारे मालिक की तनख्वाह निकल सके? मैं प्यार को रुपए में नहीं माप रही, मैं बता रही हूँ कि इसकी कीमत क्या थी। वो आपकी चॉइस थी, उसने कहा। किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं मैंने उसे यही सिखा दिया था कि मेरा प्यार एक नल है जिसे वह मन चाहे खोल सकती है। तो ठीक ठीक बताओ, तुम चाहती क्या हो? मैंने पूछा। रोहित ने फाइल टेबल से उठाई और मेरी ओर सरका दी। मोटा कागज, वकील की मुहर। हम वकील से मिले। प्रिया बोली, गिफ्ट डीड है, सीधा साधा है, कल ही रजिस्ट्री हो सकती है। मैंने कागज देखा। ऊपर मोटे अक्षरों में मेरा नाम सविता देवी शर्मा, नीचे धाराएं और शर्तें। सबका एक ही मतलब, दे दो। मैंने फाइल वापस रख दी। मैं आज यह नहीं साइन करूँगी। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। क्यों आप सब बिगाड़ रही हैं? हम तो बस स्वस्थ दूरी चाहते हैं। तुम मेरी दूरी मिटाने की बात कर रही हो। मैंने कहा, माँ, आप हमेशा कहती हैं परिवार विश्वास होता है, हम पर भरोसा कीजिए, छोड़ दीजिए। मैंने भरोसा किया था। मैंने कहा, तभी तो तुम इस घर में हो। चुप्पी छा गई। ऊपर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। आरव की हंसी। अनाया कुछ चिल्ला रही थी। उस मासूमियत ने मेरे दिल को छेद दिया। मैं उठ खड़ी हुई। मैंने तुम्हारी बात सुन ली, तुमने मेरी नहीं सुनी, लेकिन ठीक है, मैं चलती हूँ। प्रिया, तो आप साइन कर दोगी? मैंने कहा, सोचूंगी। मैंने जवाब दिया, कल वकील को टाइम दिया है, देर मत कीजिए। उसने ठंडेपन से कहा, देर नहीं होगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा। बाहर शाम उतर रही थी। ड्राइव करते हुए मैंने खुद से कहा, अब खेल उनके हिसाब से नहीं चलेगा। रात को घर पहुंची, कुर्ता बदला, डायरी खोली, लिखा, ईएमआई रोकनी है, नेहा को कॉल करना है, याद रखना है कि मैं कौन हूँ। फिर फ़ोन चमका। प्रिया का संदेश, जिद मत कीजिए माँ, अगर सच में हमें प्यार करती हैं तो साबित कीजिए। मैंने जवाब नहीं दिया। लाइट बंद कर दी, बिस्तर पर लेटी और अंधेरे में धीरे से कहा, ठीक है। उसे लगता था यह समर्पण है। उसे क्या पता यह मेरे प्रतिरोध की शुरुआत है। सुबह हवा ज़्यादा साफ लग रही थी, लेकिन मेरे भीतर सब कुछ धुंधला था। मैंने अलार्म से पहले आंखें खोल दी, केतली चढ़ाई, चाय उबली और मैं खिड़की के पास खड़ी होकर अपने ही शहर को धीरे धीरे जागते देखती रही, जैसे कोई ऐसा फैसला लेने जा रही हूँ जो मेरे पुराने नाम, पुरानी आदतों और पुराने डर और तीनों से मेरा नाता तोड़ देगा। 8 बजे नेहा कपूर पहुँची। वही नेहा जिसने 15 साल पहले मेरा छोटा सा फ्लैट दिलाया था और जिसकी एक आदत मुझे हमेशा सुकून देती है। वह सुनती जरूर है पर तरस नहीं खाती। उसने मेरे सामने डायरी खोली, काली फाउंटेन पेन से तारीख लिखी और बोली, सविता जी, सबसे पहले कानूनी रूप से यह घर आपका है। किराएदार का कोई लिखित करार नहीं, बस पारिवारिक निवास है। आप बेचना चाहें तो बेच सकती हैं। नोटिस नियम के हिसाब से देना होगा। मैंने सिर हिलाया। कीमत पिछले महीने वाली सेल्स के हिसाब से 1 से 1.20 के बीच में। कंडीशन अच्छी है, लोकेशन बढ़िया। अगर आपने 3 हफ्ते भी दिए तो ऑफर लाइन में लगेंगे। उसने मेरी आंखों में देखा। पर आपका दिल तैयार है? दिल को ही तैयार होना है, मैंने हौले से कहा, वरना यह दिल ही मुझे बरसों तक खींचता रहेगा। नेहा ने कुछ और नोट्स लिए। कब तक की टाइमलाइन ठीक लगेगी? तस्वीरें कब लेनी हैं? किन दस्तावेजों की प्रतियां चाहिए? वह उठी तो जैसे कमरे से धुंध थोड़ी उतर गई हो। दरवाजे पर उसने धीमे से कहा, एक बात, इमोशन अलग पेज पर रखिएगा, जो सही है वही कीजिएगा। उसके जाने के 10 मिनट बाद प्रिया का मैसेज आया, माँ 11 बजे रजिस्ट्रार पहुँचना, वकील वकात बुक कर चुके हैं, डोंट क्रिएट ड्रामा। ड्रामा शब्द में वही पुरानी ठंडक थी। मैंने जवाब नहीं दिया, पर दिल का एक हिस्सा पुरानी आदत से बोला, पहले जाकर समझा दूँ, शायद सुलह हो जाए।
फिर दूसरे हिस्से ने कहा, सुलह तब होती है जब सामने वाला सुनना चाहे। मैंने आखिरी बार घड़ी देखी और तय किया मैं जाऊंगी, लेकिन मनाने नहीं, समझने के आखिरी प्रयास के लिए। और उसके बाद जो होगा वह नेहा की डायरी वाले पन्नों के मुताबिकन होगा। 10:30 पर मैं सुशांत लोक के गेट पर थी। गार्ड ने हमेशा की तरह सलाम किया। मैंने दरवाज़ा बजाया। रोहित ने खोला। चेहरा थका हुआ था। आइए माँ, उसने औपचारिक मुस्कान दी। लिविंग रूम में प्रिया खामोश बैठी थी। सामने टेबल पर वही मोटी फाइल, ऊपर बच्चों के दौड़ने की आहट। आरव किसी कार्टून का डायलॉग चिल्ला रहा था। अनाया खिलखिला रही थी। मैं उस हंसी से ताकत लेती हूँ, यह जानकर कि बच्चों को दुनिया की गंदगी अब भी नहीं मालूम। मैं एक बार फिर कहूँगी, मैंने शांत स्वर में कहा, गिफ्ट डीड मैं आज साइन नहीं करूँगी और ना ही कल। प्रिया ने धीरे से मुस्कुराया। वह मुस्कान जो कोमल दिखती है पर त्वचा ही त्वचा होती है, भीतर कुछ नहीं। तो फिर आई ही क्यों हो माँ? यह बताने की बात पैसों की नहीं, मर्यादा की है। मैंने कहा, तुम लोग घर संभालना चाहते हो तो EMI अपने नाम से ले लो, धीरे धीरे बिल उठाओ, लेकिन मुझसे मत कहो कि मैं अपनी आखिरी सुरक्षा भी छोड़ दूं। उसने चुटकी बजाई। माँ प्लीज़, आप हमेशा सेक्रीफाइसेस का हिसाब रखने लगती हैं। हम अपने बच्चों के लिए स्थिरता चाहते हैं और आप अपने कंट्रोल के लिए। वह झुकी बोली, अगर कल कुछ हो गया आपको, बैंक सीधे दरवाजे पर आ जाएगा। क्या आप चाहती हैं कि आपके नाती नातिन सड़क पर हों? मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली। मैंने वसीयत बनाई है और कंट्रोल शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता प्रिया, क्योंकि पिछले 3 सालों में कंट्रोल मैंने नहीं, तुम्हारे खर्चों ने रखा है। रोहित ने हवा में हाथ हिलाए, जैसे 2 ध्रुवों के बीच धागा ढूंढ रहा हो। माँ, हम ईमानदारी से कह रहे हैं, गिफ्ट डीड से सब साफ हो जाएगा। बाद में मैं रीफाइनेंस करा लूँगा। बाद में, मैंने दोहराया, वह शब्द जो कभी नहीं आता। कमरे में पंखा बज रहा था। दीवार घड़ी टिक टिक कर रही थी। किसी और घर में यह वही घड़ी होती जो परिवारों को साथ रखती है। यहाँ उसकी हर टिक हमें अलग कर रही थी। मैंने धीमे से कहा, 3 साल में 72 लाख EMI, 25 लाख डाउन पेमेंट, छत, पेंट, फर्नीचर, माली, कुल मिलाकर करीब 95 लाख। मैं यह कर्ज तुम्हें नहीं सुना रही, बस याद दिला रही हूँ। तुम जो दिखावा करती हो वह मेरी हड्डियों का मजदूर है। प्रिया के चेहरे पर वही पुराना तिरस्कार लौट आया। यह आपकी पसंद थी माँ, किसी ने मजबूर नहीं किया। और उसी क्षण मुझे लगा कि मैं उससे बहस नहीं कर रही, मैं अपने पुराने स्वरूप से बहस कर रही हूँ, जो हर कठिनाई पर कहता था, ठीक है मैं कर लूँगी। मैंने हैंडबैग उठाया। अच्छा, एक अंतिम बात, मैं आज बैंक को ऑटो डेबिट रोकने का बोलूँगी। रोहित उछल गया। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। क्यों नहीं? मैंने पूछा। तुम लोग बड़े हो, डिग्निटी चाहिए तो जिम्मेदारी भी चाहिए। प्रिया खड़ी हो गई। उसकी देह भाषा बदल गई। एक तीखी रेखा, जैसे कोई दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। बस उसने कहा, बहुत हो गया गिल्ट ट्रिप। आप साइन करेंगी और अभी करेंगी। वकील इंतज़ार कर रहे हैं। मैं नहीं साइन करूंगी। मैंने 2 टूक कहा। उसने फाइल उठाकर मेरे सामने उछाल दी। कागज फर्श पर फिसलते गए। हम आपकी भीख पर नहीं जी रहे, उसने दांत भींचकर कहा। आपने जो किया अपने लिए किया, अब हमारा एक काम कर दीजिए। और मैंने धीमे से पूछा। उसने दोनों हाथों से मुझे धक्का दिया। सब कुछ एक साथ हुआ। मेरा एडी का संतुलन बिगड़ा। पीठ पीछे टेबल की तीखी धार लगी। कांच का शोपीस खनक कर गिरा। फिर दूसरा धक्का, ज़्यादा जोर से। इस बार मैं सीधे फर्श पर, सिर ने लकड़ी पर एक बेमेल आवाज़ की, थक। और दुनिया 2 पल के लिए सफ़ेद रोशनी में बदल गई। माँ, रोहित की चीख कमरे को बांध गई। वह झुककर मुझे उठाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। आप ठीक हैं? सॉरी सॉरी। मैंने हथेली से सिर छुआ। उंगलियां गीली। खोपड़ी के पीछे गर्मी का छोटा सा ज्वालामुखी, मुंह में लोहे का स्वाद। मैंने रोहित का कंधा पकड़ा, खुद को बैठाया। टीवी कैबिनेट के कांच में मेरी परछाई, बालों में रक्त की पतली लकीर। मेरी सांसें ऊपर ही हो गई, जैसे फेफड़ों ने अचानक जगह कम कर दी हो। ऊपर से आरव की आवाज़ आई,
पापा और फिर चुप्पी। सेकंड भर में बच्चों का वह स्वाभाविक फैसला कि बड़े लोग कभी कभी भूकंप की तरह बात करते हैं, उन्हें नीचे नहीं आना चाहिए। प्रिया मेरे ऊपर खड़ी थी, आंखें तेज लाल। उठिए, उसने कहा, और जाइए अभी, हमें यह तमाशा नहीं चाहिए। रोहित उसकी ओर पलटा, भड़क गया। प्रिया क्या कर रही हो, माफ़ी मांगो। तुम चुप रहो, उसने उसे भी काट दिया। हमें अपनी ज़िंदगी चाहिए, यह पुरानी जनरेशन की गिल्ट नहीं। माँ आप इसे चोरी कहती हैं, बढ़िया, तो मैं कहती हूँ आपका हर भुगतान कंट्रोल था। अब कृपा की ज़रूरत नहीं, जाइए। मैं धीरे धीरे उठी। दिल में गुस्सा और अपमान दोनों साथ साथ धड़क रहे थे। रोहित ने मेरा हाथ थामा। मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं, मैंने कहा, मैं जा सकती हूँ। मेरे कदम भारी थे पर थमे नहीं। दरवाजे तक पहुँची तो प्रिया की आवाज़ पीछे से तनी हुई आई, और हाँ, अब से बिना बताए मत आना, यह हमारा घर है। मैंने मुड़कर उसे देखा। चेहरे पर नक्श वही जो छोटी सी उम्र में डर लगने पर मेरे दुपट्टे में मुंह छुपा लेती थी। अब वही मुंह मुझे पराया कह रहा था। मैं मुस्कुराई, वैसी मुस्कान जो कोई जीतने वाला पहनता है, हारने वाला नहीं। ठीक है, मैंने बहुत बारीक स्वर में कहा, मैं नहीं आऊँगी। बाहर धूप तिरछी थी। गेट की ओर चलते समय मैंने अपनी चाल सीधी रखी, एक भी कदम लड़खड़ाया नहीं। गार्ड ने चौंक कर देखा। शायद मेरे बालों में लाल लकीर दिख गई थी। मैंने नज़रें नहीं मिलाई। कार तक पहुंची, ड्राइवर सीट पर बैठी। शीशे में अपने को देखा। यह चेहरा दर्द से नहीं, निर्णय से बदल रहा है। घर लौटते वक्त हर ट्रैफिक सिग्नल ने मुझे 10-10 सेकंड दिए, और हर 10 सेकंड में भीतर का एक पुराना धागा टूटता गया। वह धागा जो मुझे माँ होने का कर्तव्य कहकर अपने ही खिलाफ खड़ा कर देता था। फ्लैट में दाखिल हुई तो सबसे पहले बाथरूम में गई। पानी से बालों की लकीर धोई, डिटोल लगाया। जलन हुई तो आंखें अपने आप भीग गई। आईने में गाल पर नीला बैंगनी उभर आया था। मैं हथेली तौलिए पर पहुंचकर टेबल तक चली, कुर्सी खींचकर बैठी और इतना गहरा सांस लिया कि पसलियों ने आवाज़ की। बाहर किसी आंगन में प्रेशर कुकर फिर सीटी दे रहा था। शहर अपनी दिनचर्या में था। मेरा घर पहली बार अपनी तरफ हो रहा था। मेरी डायरी टेबल पर खुली पड़ी थी। कल की लिखावट ताज़ा, EMI रोकनी है, नेहा को कॉल करना है, याद रखना है कि मैं कौन हूँ। मैंने पेन उठाया, नीचे नई पंक्ति खींची और लिखा। आज अभी फ़ोन उठाया, स्क्रीन पर अनगिनत नोटिफिकेशन झिलमिलाए। प्रिया के संदेश, रोहित की मिस्ड कॉल। मैंने सब पर उंगली नहीं फेरी। कॉन्टैक्ट्स खोले। बैंक कॉल बटन दबाने से पहले मैंने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा। पेड़ बिल्कुल स्थिर था, जैसे हवा भी सुन रही हो। मेरे भीतर का कांपना रुक चुका था। मैंने नंबर डायल किया। लाइन जुड़ी। कहीं दूर से एक विनम्र अभ्यास की हुई आवाज़ आई, नमस्ते, आप बैंक हेल्पलाइन से बात कर रही हैं। मैंने आंखें बंद की और शब्द साफ बोले, मुझे अपने खाते से ऑटो डेबिट तुरंत बंद करवाना है। और उसी क्षण मुझे पता था, अब यह कहानी मेरी लिखी हुई है। आगे जो होगा वह मेरी शर्तों पर होगा। प्रिया ने कहा था, जाइए। मैंने कहा था, ठीक है, पर उसका मतलब आज से अलग है। आज ठीक है का मतलब है अब बस बहुत हुआ। उस सुबह जब मैंने बैंक का ऑटो डेबिट बंद करवाया तो नींद खुद ब खुद खुल गई। बरसों से मेरी सुबह का एक ही क्रम रहा था, चाय, अखबार और दिमाग में घड़ी हुई EMI की तिथियाँ, जैसे यह कोई धार्मिक अनुष्ठान हो। लेकिन आज वह क्रम टूटा था। कोई बैंक मेरे खाते से चुपचाप हिस्सा नहीं काटेगा। कोई मशीन मेरी कुर्बानी को डेबिट की लाइन में दर्ज नहीं करेगा। रसोई अलग महसूस हो रही थी, जैसे दीवारें भी जान गई हो कि मैंने क्या किया है। चाय का प्याला हाथ में भारी लगा, मगर हाथ कांपे नहीं। यह शांति नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ नुकीला, जैसे म्यान से तलवार खींच ली हो। मैंने पुरानी कॉपी निकाली और गिनती शुरू की, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। EMI 72 लाख, 3 सालों में। डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन 25 लाख। छत की मरम्मत 8 लाख। किचन उपकरण 6 लाख। फर्नीचर और बागवानी 7 लाख। स्कूल फीस, मेडिकल बिल और इमरजेंसी करीब 10-12 लाख। कुल जोड़ 1-2 करोड़। कागज पर नीब दबाते दबाते पन्ना फट गया। वह सिर्फ पैसा नहीं था, वह 40 साल की मेहनत थी। चौक से भरी क्लासरूम, देर रात तक कॉपियाँ जांचना,
अपनी इच्छाओं को निगल जाना ताकि बेटी कभी भूख न देखे। वह मेरे पति राजीव की पीएफ थी, मेरी माँ के गहने थे, मेरी बुढ़ापे की जमा पूंजी थी और सब बह गया उस घर में जहाँ मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। मैंने कॉपी बंद की। सिर में हल्का दर्द था, लेकिन यह कल की चोट का नहीं, यह सच्चाई के बोझ का था। सुबह 9 बजे मोबाइल फिर बजा। प्रिया का नाम। मैंने नहीं उठाया। फिर व्हाट्सएप, माँ आप सचमुच ईएमआई रोकने की जिद कर रही हैं, आप हमें बर्बाद कर देंगी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। दूसरा मैसेज, अगर आपको आरव और अनाया की फिक्र है तो आप ऐसा कभी ना करती। मेरा गुस्सा फ़ोन को दीवार पर फेंक देना चाहता था, फिर भी मैंने टाइप किया, अगर तुम्हें आरव और अनाया की फिक्र होती तो तुम अपनी माँ को फर्श पर ना गिराती। लेकिन सेंड करने से पहले ही डिलीट कर दिया, क्योंकि प्रिया सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वह बस मोड़ने के लिए तैयार थी। दोपहर तक रोहित आ गया। आंखों के नीचे थकान, हाथ में मिठाई का डिब्बा, जैसे मिठास से कल की चोट मिट जाएगी। माँ, उसने धीमे स्वर में कहा, कल जो हुआ प्लीज़ दिल पर मत लीजिए। प्रिया नाराज़ थी, उसने जानबूझकर नहीं। उसने मुझे धक्का दिया रोहित। मेरी आवाज़ बर्फ़ की तरह सपाट थी। वह नाराज़गी नहीं होती, वह हिंसा होती है। उसका चेहरा झुक गया। मुझे पता है, मैंने कहा भी कि गलत किया, लेकिन माँ, बच्चों की सज़ा मत बनाइए, ईएमआई मत रोकिए, हम अब और अच्छे से संभालेंगे, वादा करता हूँ। वादा, मैंने दोहराया, जैसे वह वादा कि नौकरी लगते ही भुगतान तुम लोग संभालोगे, जैसे वह वादा कि माली और स्कूल फीस बस अस्थाई होगी। कितने वादे और चाहिए इससे पहले कि मेरी कमर टूट जाए। उसके पास जवाब नहीं था। मिठाई का डिब्बा वहीं रखकर वह बिना चाय पिए चला गया। शाम होते होते मैंने नेहा को फ़ोन किया। घर लिस्ट कर दो, मैंने कहा, कागजात शुरू कर दो। क्या आप आने वाले तूफ़ान के लिए तैयार हैं? उसने पूछा। तूफ़ान में तो कल ही खड़ी थी। मैंने कहा, अब बस उससे बाहर निकल रही हूँ। लेकिन अगली सुबह तूफ़ान खुद मेरे दरवाजे आ पहुँचा। सुबह 8 बजे दस्तक हुई। मैंने खोला। ना प्रिया ना रोहित, बल्कि एक नौजवान सिले सिलाए सूट में, हाथ में ब्रीफ केस। मिसेस शर्मा, उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं आदित्य मल्होत्रा, आपके दामाद और बेटी का वकील हूँ। एक आवश्यक दस्तावेज है परिवार की वित्तीय व्यवस्था को लेकर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आने का मन नहीं था, पर जिज्ञासा भारी पड़ी। वह मेरी डाइनिंग टेबल पर कागज़ फैलाने लगा, वही टेबल जिस पर प्रिया कभी होमवर्क करती थी और मैं दाल चढ़ाकर कापियाँ जांचा करती थी। यह उसने बहुत सहजता से कहा, एक अडेंडम है, बस एहतियात के तौर पर, ताकि परिवार की स्थिरता बनी रहे। मैंने शीर्षक पढ़ा, पारिवारिक संपत्ति का खुलासा और पूर्व उत्तराधिकार ढांचा। साधारण भाषा में वे चाहते थे कि मैं अपनी हर छुपी हुई जमा पूंजी घोषित कर दूं। राजीव की मृत्यु, सेटलमेंट, सेविंग अकाउंट, सब कुछ। आदित्य ने सिग्नेचर लाइन पर उंगली रखी। आपकी बेटी ने साइन कर दिया है, बस आपकी औपचारिकता रह गई है। कागज़ पर प्रिया की जल्दबाजी वाली लिखावट थी। उसने पढ़ा तक नहीं था। मेरा गला सूख गया। मैं झुककर टेबल पर दोनों हथेलियाँ टिकाई। धीरे से कहा, अपने क्लाइंट्स को बताइए, मैं बिना अपने वकील के कुछ साइन नहीं करती। इंतज़ार करना होगा। वह चौंका। पर कब तक आपको मिलेगा? मैंने काट कर कहा, जब मैं दूंगी। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया, कागज़ समेटे और चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही मैंने लंबी सांस छोड़ी। अब यह सिर्फ लालच नहीं था, अब यह बेचैनी थी। प्रिया ने शायद राजीव के सेटलमेंट का इशारा किया होगा और रोहित कुत्ते की तरह सूंघते ही सीधे उस पर टूट पड़ा। मैंने तुरंत नेहा को फ़ोन लगाया। एक नकली दस्तावेज बनाओ। मैंने कहा, नकली? हाँ, कुछ ऐसा लगे कि असली है। दिखाओ कि बस 15-20 लाख बचे हैं एक छोटे खाते में, इतना कि उन्हें लगे कुछ है, पर इतना कम कि वे खुद अपनी नीयत दिखाएं। मैं चाहती हूँ कि वे लालच में हाथ बढ़ाएं और रंगे हाथ पकड़े जाएं। नेहा चुप रही, फिर बोली, सविता जी, आप बहुत कठोर हो गई हैं। मजबूरी है, मैंने कहा। राजीव के मरने के बाद उसके भाई ने भी तो इंश्योरेंस हड़पने की कोशिश की थी। ऐसे आदमी मुझे नए नहीं, बस यही उम्मीद थी कि मेरी बेटी उनके साथ नहीं खड़ी होगी। उस रात मैंने नकली कागज़ अपनी टेबल पर छोड़ दिए। पर्दे खुले, लाइटें जलती हुई। अगर प्रिया या रोहित मेरी ज़िंदगी में कहीं भी झांक रहे थे तो उन्हें वही दिखता जो मैं चाहती थी।
3 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन सुबह बैंक से कॉल आया। मिसेस शर्मा, अधिकारी ने कहा, आपके एक पुराने खाते में लॉगिन की कोशिश हुई, बैलेंस छोटा है लेकिन संदिग्ध लगा। यूजर ने नाम दर्ज किया, सविता देवी, आपका मायका वाला सरनेम। इसके बारे में 2 ही लोग जानते हैं, हो सकता है आपके पति और आपकी बेटी। मेरी उंगलियां ठंडी हो गई। किस डिवाइस से? आपकी बेटी प्रिया के नाम दर्ज टैबलेट से। लोकेशन सुशांत लोक। मैंने आंखें मूंद ली तो यह सच था। रोहित खुदाई कर रहा था और प्रिया ने या तो चुपचाप मदद की या आंख मूंद कर चाबी थमा दी। कॉल ख़त्म करके मैं कुर्सी पर बैठ गई। कमरा जैसे सख्त चुप्पी से भर गया। नकली चारा उन्होंने निगल लिया था और अब उनका असली चेहरा सामने था। लेकिन उसी खामोशी में एक और सच मेरे भीतर उतर गया। यह पैसों की लड़ाई से आगे बढ़ चुकी थी। यह अब नियंत्रण की लड़ाई थी। एक आदमी जो मुझे खोखला करना चाहता था और एक बेटी जो मोहब्बत के अंधेपन में उसे देख नहीं पा रही थी। मैंने फिर नेहा को फ़ोन लगाया। इस बार मेरी आवाज़ अड़िग थी। वे जाल में फंस गए। मैंने कहा, अब अगला कदम शुरू करते हैं। और बरसों बाद मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि जब प्रिया और रोहित अगली बार मेरे सामने आएंगे तो मैं वह बेबस माँ नहीं रहूँगी जो वे समझते हैं। मैं खुद तूफान बनकर खड़ी रहूँगी। सुबह की धूप मेरी रसोई की टूटी फूटी टाइल्स पर पड़ रही थी। वही टाइल्स जिन्हें मैंने सालों तक अनदेखा किया, क्योंकि मेरी सारी कमाई प्रिया के घर पर लगती रही। आज मगर उन दरारों को देखकर कोई अपराध बोध नहीं हुआ। यह मेरा घर था, मेरी दीवारें, मेरा छत भले ही जर्जर हो पर मेरे अपने थे और अब मैं अपने लिए खड़ी होने को तैयार थी। सुबह 9 बजे नेहा कपूर आई। उसके हाथ में फोल्डर था और चेहरे पर वही तेज आत्मविश्वास जो हमेशा मुझे प्रभावित करता था। उसने मेरे टेबल पर कागज़ रखे। कुछ दिन पहले वकील आदित्य ने भी यही किया था, पर फ़र्क साफ था। उसके कागज़ मुझे खाली करने के लिए थे और नेहा के कागज़ मुझे हथियार देने के लिए। सविता जी, उसने कहा, मार्केट बहुत मजबूत है सुशांत लोक में। घर 1 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं। आपका घर तुरंत बिक सकता है। अगर अभी शुरू करें तो खरीदार लाइन में लग जाएंगे। मैंने सिर हिलाया। यह काम चुपचाप करना। प्रिया और रोहित को तब तक पता ना चले जब तक देर ना हो जाए। नेहा ने पेन से लिस्टिंग फॉर्म पर तारीख भरी। कल से फ़ोटो ले लेते हैं। नोटिस भी कानूनी तरीके से देंगे। बस आप उनके गुस्से के लिए तैयार रहिएगा। 3 साल से उनके गुस्से के साथ जी रही हूँ। मैंने कहा, अब पहली बार अपने फैसले के साथ जीऊँगी। उसी दोपहर प्रिया के मैसेज आने लगे। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इतना ओवर रिएक्ट मत कीजिए। रोहित कह रहा है आप ड्रामा कर रही हैं। समाज में हमें शर्मिंदा मत कीजिए। बस साइन कर दीजिए, सब आसान हो जाएगा। और आखिर में अगर हमें सचमुच प्यार करती हैं तो साबित कीजिए। यह नाटक बंद कीजिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हर शब्द मुझे रटा रटाया लगा, जैसे रोहित ने उसे सिखाया हो। शाम को नेहा का फ़ोन आया। सविता जी, मैंने आज ही एक खरीदार से बात की। वे 1 करोड़ 5 लाख कैश देने को तैयार हैं। अगर सब सही किया तो आप बिना कर्ज के सुरक्षित हो जाएंगे। सुरक्षित, यह शब्द सुनकर दिल कस गया, जैसे यह शब्द अब तक मेरा रहा ही ना हो। लेकिन तूफान अब भी ख़त्म नहीं हुआ था। 2 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सोचा फिर से वकील होगा, पर इस बार रोहित खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में बेचैनी। माँ प्लीज़, उसने शुरू किया, आरव और अनाया के बारे में सोचिए। अगर घर गया तो उन्हें स्कूल बदलना पड़ेगा, दोस्तों से दूर होना पड़ेगा। मैंने काट दिया। सोचो उन्हें क्या सीख मिली जब उन्होंने देखा कि तुम और प्रिया अपनी दादी को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। बच्चे जल्दी सीखते हैं। रोहित, वे तुमसे क्या सीख रहे हैं? वह हिचकिचाया, फिर बोला, आप मत बेचिए, बस थोड़ा वक्त दीजिए, हम बिल भरना शुरू करेंगे। वादा करता हूँ। वादे? मैंने ठंडे स्वर में कहा। न मेरे डॉक्टर की दवा खरीदते हैं, न मेरे ब्रुसेज मिटाते हैं। और तुम्हारी पत्नी ने मुझे जिस दिन फर्श पर गिराया उसी दिन सब वादे टूट गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिना एक शब्द और बोले वह चला गया। उस रात मैंने बरसों बाद पहली बार चैन की नींद ली, डर के बिना, क्योंकि फैसला हो चुका था। मेरा घर, मेरी गरिमा, मेरा भविष्य अब मेरे अपने थे। अगली सुबह नेहा
कैमरा लेकर पहुंची। हम सुशांत लोग गए। मेरा दिल मरोड़ खा रहा था। वही घर जिसके लिए मैंने सब कुर्बान किया, बाहर से खुशहाल दिखता। बच्चों की साइकिल, लॉन पर नया पेंट, रंग बिरंगे गमले, पर भीतर वह युद्ध भूमि था। नेहा ने हर कोना क्लिक किया। यह प्रॉपर्टी तो हाथों हाथ जाएगी, उसने कहा। मैंने ऊपर की खिड़की में देखा। मुझे लगा जैसे प्रिया पर्दे के पीछे से झांक रही हो। शाम तक घर की लिस्टिंग लाइव हो गई। 3 दिन के अंदर ही नेहा ने फ़ोन किया, सविता जी 3 ऑफ़र आ गए हैं। 2 तो मांगी कीमत से ऊपर। तूफान जोर पकड़ चुका था। प्रिया के फ़ोन अब गुहार में बदल गए। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं। माँ, हमारा घर मत छीनिए। और फिर गुस्सा, अगर आपने बेचा तो बच्चों से मिलने की उम्मीद मत कीजिए। मैंने हर वॉइस मेल सुना। आंखों में आंसू थे, लेकिन रीढ़ सीधी थी। वह समझती थी धमकियाँ मुझे तोड़ देंगी। उसे नहीं पता था कि यही मुझे और मजबूत कर रही थी। 7वें दिन नेहा का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में ठहराव था। सविता जी, सबसे ऊंचा ऑफ़र पक्का हो गया है। इस हफ्ते एग्रीमेंट साइन हो सकता है। उसके बाद आप आज़ाद होंगी। आज़ाद, दूसरा शब्द जिसे मैंने बरसों से भुला दिया था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। मेरे छोटे से घर की दीवारों पर पुराना प्लास्टर झड़ रहा था। गमले टूटे हुए थे। फिर भी बरसों बाद होठों पर मुस्कान आई। प्रिया सोचती थी उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर धकेल दिया। उसे क्या पता, उस धक्के से उसने मुझे मुक्त कर दिया। घर की लिस्टिंग लाइव होने के बाद का हफ्ता किसी आंधी के बीच खड़े होने जैसा था। चारों तरफ से हवाएं चल रही थी, आवाज़ें चीख रही थी, लेकिन मैं सिर खड़ी रही। मेरा फ़ोन युद्ध भूमि बन गया। 30 मिस्ड कॉल 50 में बदली, फिर 70 तक पहुंची। वॉइसमेल की बाढ़ आ गई। पहले प्रिया रोई, माँ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप हमें बर्बाद कर देंगी। आरव और अनाया को समझ नहीं आएगा कि नानी ने उनका घर क्यों बेच दिया। फिर गुस्सा आया, आप स्वार्थी हैं। हमने इतना कुछ सहा और आप हमें समाज में शर्मिंदा करना चाहती हैं। और फिर धमकी, अगर आपने घर बेचा तो बच्चों से कभी मिलने की उम्मीद मत कीजिए। कभी नहीं। हर संदेश एक लहर की तरह मुझसे टकराया, लेकिन मुझे डुबोने के बजाय उसने मुझे और मजबूत कर दिया, क्योंकि हर शब्द ने मुझे याद दिलाया कि मैं सही रास्ते पर हूँ। एक शाम रोहित आया, सलवटों में भरी, चेहरा थका हुआ, दाढ़ी बड़ी हुई, दरवाजे पर खड़ा था जैसे मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगने आया हो। माँ प्लीज़ बस एक बार और सोच लीजिए, उसने कहा। हम आपको पैसे लौटा देंगे, धीरे धीरे शुरू करेंगे, कसम खाता हूँ। प्रिया तनाव में थी, उसने जानबूझकर नहीं किया। मैंने बाहें मोड़ ली। रोहित, मैंने प्रिया को सही गलत सिखाया था, उसने जानबूझकर किया। तनाव ना हिंसा को माफ़ करता है, ना लालच को। उसकी नज़र झुक गई। पल भर को मुझे उस पर दया आई, लेकिन दया अब मेरे बस की चीज़ नहीं थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात बिस्तर पर लेटी तो पहली बार मेरे विचार साफ सुनाई दिए। यह बदला नहीं है, यह मुझे बचाने का रास्ता है। 3 दिन बाद नेहा का फ़ोन आया, सविता जी एक गंभीर खरीदार मिला है। 1 करोड़ 10 लाख की ऑफ़र, मांगी कीमत से ऊपर, और वे जल्दी क्लोज करना चाहते हैं। मेरे हाथ कांपे, डर से नहीं, अंतिम निर्णय की ताकत से। लेकिन शायद प्रिया को भी आभास हो गया था। अगली सुबह वह बिना बताए मेरे घर आ पहुंची, चेहरा पीला, आंखें रोने से सूजी हुई। वह मेरी बेटी जैसी नहीं लग रही थी, वह परछाई थी। बिना पूछे बैठ गई और बोल पड़ी, माँ माफ़ कर दीजिए। मैं चुप रही, बस देखती रही। मैंने गलती की, उसने कहा। उस दिन धक्का देने का इरादा नहीं था, मैं बस घिरा हुआ महसूस कर रही थी। प्लीज़ घर मत बेचिए, हमें एक मौका और दीजिए। हम धीरे धीरे EMI उठाएंगे, जैसे आपने कहा। वादा करती हूँ। वादा? मेरे कानों में राख की तरह गिरा। हल्का खोखला। मैंने एक ही सवाल पूछा, क्या तुम सचमुच माफ़ी मांगने आई हो? सच स्वीकार करने, ना कि बहाना बनाने। सन्नाटा छा गया, होठ कांपे, पर उसने कहा, माँ आप बड़ा चढ़ाकर कह रही हैं। आप तो मुश्किल से गिरी, कोई चोट नहीं लगी। मैंने बाल हटाकर उसे अपने माथे का निशान दिखाया। चोट लगी थी। उसकी आंखें पल भर डगमगाई, फिर सख्त हो गई। आप ड्रामा कर रही हैं, इतना भी बुरा नहीं था। और वही था असली सच, ना पछतावा, ना सच्ची माफ़ी, बस चालाकी एक और रूप में। मैं खड़ी हो गई। प्रिया अब बस,
ना ईएमआई, ना कुर्बानियाँ, घर बिकेगा, वह भी खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर शब्द चाकू की तरह थे। अगर आपने यह किया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और मैं बच्चों को भी आपसे नफ़रत करना सिखाऊंगी। यह शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे, पर मैंने उसे अपनी चोट नहीं दिखाई। दरवाज़ा खोला और कहा, जाओ प्रिया, प्लीज़। वह पैर पटकती हुई बाहर गई। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से पटका कि चौखट हिल गई। मैं दीवार से टिक गई। दिल धड़क रहा था। यह आखिरी इम्तिहान था और वह उसमें असफल रही। उस शाम नेहा का फ़ोन आया, सविता जी, खरीदार तैयार हैं, अगर आप साइन करें तो डील कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। मैंने धीरे से कहा, कर दो। और उसी पल प्रिया के घर से मेरा आखिरी रिश्ता भी टूट गया। लेकिन मुझे पता था तूफान अभी थमा नहीं है। प्रिया और रोहित इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वे क्लॉ करेंगे, गिल्ट देंगे, धमकी देंगे। उन्हें यह नहीं पता कि अब अपराध बोध का मुझ पर कोई असर नहीं। मैं अब आज़ाद हूँ और आज़ादी की कोई कीमत नहीं होती। कागजी काम लगभग पूरा हो चुका था। नेहा ने शुक्रवार को खरीदार के साथ साइनिंग तय कर दी थी। रविवार तक सुशांत लोक का वह घर मेरा नहीं रहेगा। बरसों बाद मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे ज़मीन ठोस हो गई है। लेकिन तूफान इतनी आसानी से नहीं थमता। बुधवार सुबह एक कोरियर आया। लिफाफे पर दिल्ली के एक बड़े लॉ फर्म का नाम छपा था। अंदर कानूनी नोटिस था। प्रिया और रोहित ने दावा किया था कि मैं मानसिक रूप से अस्थिर हूँ, अपने फैसले खुद नहीं कर सकती और घर को मेरी इजाज़त के बिना बेचना गलत होगा। डाइनिंग टेबल पर बैठी मैं उन शब्दों को पढ़ रही थी जो किसी भी धक्के से ज़्यादा गहरे लगे। मेरी अपनी बेटी मुझे पागल साबित करके मेरा घर छीनना चाहती थी। मैंने तुरंत नेहा को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ शांत और मजबूत थी। यह डराने की चाल है सविता जी, कानून में इनकी कोई औकात नहीं। घर आपके नाम है, बस समय खींचना चाहते हैं। फिर भी मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे पता था प्रिया और रोहित की यही उम्मीद थी कि मैं थक जाऊं, डर जाऊं और हार मान लूं। शाम होते ही प्रिया मेरे घर आ गई। उसकी आंखें लाल थी, आवाज़ तनी हुई। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसने कहा, पीठ पीछे घर बेच दिया। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैंने उसकी ओर देखा। वही लड़की जिसे कभी मैं साइकिल पर स्कूल छोड़कर जाती थी। लोग यही कहेंगे कि मैंने आखिरकार मूर्खता छोड़ दी। उसका चेहरा लाल हो गया। आप बीमार हैं, आपको मदद की ज़रूरत है, इसलिए हम वकील के पास गए। आप सही सोच भी नहीं पा रही हैं। मैं उसके करीब गई। प्रिया, बरसों से पहली बार मैं साफ सोच रही हूँ और पहली बार मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप पछताएंगे, आप अकेली मरेंगी और अपने पोते पोतियों को कभी नहीं देख पाएंगी। यह शब्द चाकू की तरह चुभे, लेकिन मैंने पलक तक नहीं झपकाए। झूठ के बीच घिर कर रहने से बेहतर है सच में अकेली रहना। वह दरवाज़ा पटक कर चली गई। अगले दिन नेहा मेरे साथ रजिस्ट्री ऑफिस गई। खरीदारों ने मुस्कुराते हुए दस्तावेजों पर साइन किया। मैंने भी कलम उठाई और आखिर पन्ने पर अपना नाम लिख दिया और उसी पल वह घर मेरा नहीं रहा। मैंने सोचा था कि दुख का सैलाब उमड़ पड़ेगा, लेकिन जो आया वह हल्कापन था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मेरी सांसें गहरी हुई। मैं मुक्त थी। रात को रोहित का मैसेज आया, यह ख़त्म नहीं हुआ, आपको पछताना पड़ेगा। मैंने फ़ोन रख दिया बिना जवाब दिए। सुबह सूरज उगा तो मैं खिड़की पर बैठी थी, हाथ में चाय, बाहर चिड़ियों और शहर की हलचल। और मैंने खुद से फुसफुसा कर कहा, नहीं रोहित, यह ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैंने इसे ख़त्म कर दिया। बरसों तक मैंने समझा कि प्यार का मतलब है बिना शर्त देना। मैंने सोचा माँ होने का मतलब है अंतहीन बलिदान। लेकिन अब मुझे सच समझ आया, सम्मान के बिना प्यार प्यार नहीं, गुलामी है। और मैं अब कभी गुलाम नहीं बनूंगी। अगर आप मेरी तरह मानते हैं कि सीमाएं ज़रूरी हैं तो इस कहानी को शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।